लोकप्रिय मराठी नाटक हे राम नथुराम अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। गांधी जी और गोवध। गांधी जी गो रक्षा के लिए बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट किया करते थे, परंतु वास्तव में उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं किया। प्रार्थना सभा में वे जो भाषण देते थे, उनमें एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मान लिया है कि वे गो रक्षा में असफल रहे हैं। उनके उस भाषण का अंश नीचे उद्धृत है। आज राजेंद्र बाबू ने मुझे सूचना दी है कि उनके पास 50,000 पोस्ट कार्ड और 25-30 हजार के लगभग तार आए हैं कि गोहत्या को कानून द्वारा बंद कर दिया जाए। इस विषय में मैंने पहले भी एक बार कुछ कहा था। पता नहीं इतने पोस्ट कार्ड और तार क्यों भेजे गए हैं। इनका कोई लाभ नहीं है। भारत में गोहत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं अपनी इच्छा को उस मनुष्य पर कैसे लाद सकता हूं जो अपनी इच्छा से गोहत्या नहीं छोड़ना चाहता। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही देश नहीं है। यहां पर मुसलमान, ईसाई और पारसी सब लोग रहते हैं। हिंदुओं का यह सोचना कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही देश है, बिल्कुल गलत है। यह देश उन सब का है जो यहां रहते हैं। मुझे एक कट्टर वैष्णव की बात याद है, जो अपने पुत्र को गौ के मांस का रस दिया करते थे। तिरंगे झंडे का अपमान। कांग्रेस ने गांधी जी का सम्मान करने के लिए चरखे वाले झंडे को राष्ट्र ध्वज बनाया। सभी अवसरों पर इसी झंडे को प्रणाम किया जाता था। प्रत्येक अधिवेशन में प्रचुर संख्या में तिरंगे लहराए जाते थे। इस ध्वज के बिना प्रभात फेरी अधूरी मानी जाती थी। जब कांग्रेस की कोई विजय होती थी, चाहे वो वास्तविक हो या अवास्तविक, सब लोगों के भवन और दुकानें तिरंगे झंडों से सजाई जाती थी। यदि कोई हिंदू शिवाजी महाराज के भगवे ध्वज को सम्मान देता था, जिस भगवे ध्वज ने भारत को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त कराया था, तो उस व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता था। तिरंगे झंडे ने न तो किसी हिंदू स्त्री की लाज बचाई और न ही किसी हिंदू मंदिर को अपवित्र होने से बचाया, परंतु फिर भी एक बार स्वर्गीय भाई परमानंद द्वारा इस ध्वज को प्रणाम न किए जाने पर कांग्रेसी देशभक्तों ने उन्हें बुरा भला कहा और सामूहिक रूप से उन पर आक्रमण भी किया गया। छात्रों ने तिरंगे ध्वज को विश्वविद्यालयों के भवनों पर लहराकर उसका सम्मान किया था। बंबई के एक मेजर को अपनी सर की पदवी से केवल इसलिए हाथ धोना पड़ा कि उसकी स्त्री ने इस ध्वज को कॉरपोरेशन बिल्डिंग पर लहरा दिया था। इस राष्ट्र ध्वज के साथ कांग्रेस का इतना घनिष्ठ संबंध था कि जब नौखाली और टिपेरा के 1946 के कांडों के पश्चात गांधी जी नौखाली का दौरा कर रहे थे, तो वो ध्वज उनकी कुटिया पर भी लहरा रहा था। परंतु जब एक मुसलमान को उस ध्वज के वहां लहराए जाने पर आपत्ति हुई, तो गांधी जी ने तत्काल उसे उतरवा दिया। लाखों कांग्रेसियों एवं करोड़ों देशवासियों की इस ध्वज के प्रति श्रद्धा को उन्होंने इस प्रकार अपमानित किया, केवल इसलिए कि उस ध्वज को उतारने से एक कट्टर मुसलमान खुश होता था। फिर भी गांधी जी हिंदू मुसलमान एकता के ध्येय को प्राप्त नहीं कर सके। गांधी जी और स्वराज्य। बड़ी संख्या में लोग इस भ्रम में हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन 1914-15 में उस समय प्रारंभ हुआ जब गांधी जी जेल में गए और 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया, जब राष्ट्रपिता गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिल गई। सहस्त्रों वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब इतने अधिक लोगों को धोखे में रखा गया हो और वे उस धोखे पर विश्वास करते गए हों। स्वतंत्रता दिलाना तो दूर,
गांधी जी ने भारत को ऐसी दशा में लाकर छोड़ दिया कि उसके खंड खंड हो गए और स्थान स्थान पर रक्तपात होने लग गया। भारत में गांधी जी के पूर्व शताब्दियों में एक ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जो कुचला नहीं गया। 1818 में जब मराठा शक्ति क्षीण हो गई तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि भारत में स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया है, परंतु उत्तरी भारत में सिखों की शक्ति उभर उठी। कालांतर में सिख परास्त हो गए तो 1857 के विद्रोह की तैयारियां होने लगी। वो विद्रोह इतना अकस्मात और इतनी तेजी से आया कि अंग्रेज कांप उठे। उन्होंने कई बार सोचा कि भारत को छोड़ दिया जाए। वीर सावरकर के 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ के अनुसार भारतवासियों ने अंग्रेजों के आधिपत्य का अंत करने के लिए प्रचंड पराक्रम किया और जब अंग्रेजों ने पुनः पैर जमाए तो कांग्रेस ने जन्म लिया और उसके मंच से देश ने अंग्रेजों को भारत पर राज्य करने के स्वप्न को चुनौती दी। 1885 से ही आहत राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए पुनः प्रयत्न करने लगा। पहले वैधानिक रूप से यह प्रयत्न किए गए और पीछे शस्त्रों द्वारा भी अंग्रेजों का प्रतिकार किया जाने लगा। खुदीराम बोस ने 1909 में बम फेंककर देश की भावना को व्यक्त किया। गांधी जी भारत में 1914-15 में आए। इसके 8 वर्ष पूर्व ही भारत के अधिकांश भाग में क्रांतिकारी आंदोलन फैल चुका था। स्वतंत्रता संग्राम का अभी अंत नहीं हुआ था, वो अब भी चिंगारियों के भांति सुलग रहा था। गांधी जी और उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों से वो आंदोलन दुर्बल होने लगा, किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महाराष्ट्र, पंजाब तथा बंगाल के अन्य क्रांतिकारी नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए कि लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी का प्रभाव ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, क्रांतिकारी आंदोलन भी साथ ही साथ प्रखर होता गया। इन लोगों ने जो कांग्रेस में थे और बीच की नीति पर वैधानिक रूप से चलते थे, स्वतंत्रता की ओर किंचित कुछ प्रगति की। 1892 में अंग्रेज विवश हो गए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएं। उसके पश्चात 1909 में मेंटो मोर्ले सुधारों द्वारा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह अधिकार मिले कि वे लेजिस्लेचर के काम में भाग लें। उसके 12 वर्ष पश्चात प्रथम महायुद्ध के उपरांत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, जिससे प्रांतों को अधिकार मिले और निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इस प्रकार स्थायी रूप से केंद्र और प्रांतों में उनको बहुमत मिल गया। 1935 में प्रांतों को पूर्ण अधिकार मिले। विदेशी विभाग, सेना और किसी सीमा तक अर्थ विभाजन को छोड़कर शेष सब विभागों में केंद्र में उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकार मिल गए। गांधी जी को पार्लियामेंट के दलों में कोई रुचि न थी और उन्होंने सदा उनका बॉयकॉट किया। फिर भी संवैधानिक प्रगति 1935 तक थोड़ी ही सही हुई। 1935 के एक्ट में वास्तव में बहुत त्रुटियां थीं। सबसे बड़ी त्रुटि तो यह थी कि अंग्रेजों के स्वार्थ को उस एक्ट ने पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया और सांप्रदायिक तथ्यों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। इस एक्ट में दूसरा दोष यह था कि इसके अनुसार गवर्नरों एवं गवर्नर जनरल को वेटो अर्थात अंतिम निर्णय का अधिकार दे दिया गया था। फिर भी यह अवश्य है कि यदि गांधी जी उसका बॉयकॉट न करते तो हमको यह स्वतंत्रता जो अब तक 1/3 भारत को खोकर मिली, बहुत पहले अखंड रूप में मिल जाती। मैं उस क्रांतिकारी दल का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं जो कांग्रेस से अलग था। बहुत से प्रसिद्ध कांग्रेसी इससे सहानुभूति रखते थे। यह दल सदा अंग्रेजों की दास्यता दूर करने में लगा रहा। सन 1918-19 में प्रथम युद्ध के काल में कांग्रेस पार्टी वैधानिक ढंग से लड़ती रही और क्रांतिकारी दल अपना कार्य करता रहा। साथ ही साथ यूरोप और अमेरिका में गदर पार्टी जर्मनी आदि देशों की सहायता से भारत से अंग्रेजों को निकालने की योजना बना रही थी। कामागाटा मारू की घटना को सब भलीभांति जानते हैं और यह भी सच है कि मद्रास के पास जो गोलाबारी हुई वो जर्मन कमांडर की सहायता से हुई। परंतु 1920 से गांधी ने शस्त्र के प्रयोग की निरंतर निंदा की और वे भूल गए
कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने ही अंग्रेजों की सेना में सैनिक प्रविष्ट कराने में कितना परिश्रम किया था। फिर भी रॉलेट रिपोर्ट में लिखा गया कि हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की संख्या अधिक है। 1906 से 1918 तक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं को गोली का निशाना बनाया और अंग्रेज भयभीत रहने लगे। वे यहां अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझते थे। उसके बाद मॉन्टेग्यू भारत मंत्री होकर आया। उसने भारत को अधिकार देने का वायदा किया, किंतु वह क्रांतिकारी जोश को ठंडा न कर सका। 1919 में सुधार आए, परंतु इसके पश्चात ही जालियनवाले बाग की दुर्घटना हुई, जिसमें निशस्त्र जनता की सभा पर डायर ने यह कहकर गोलियां चलवाई कि सभा रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही थी। सर माइकल ओडायर ने उन लोगों को कुचल दिया जिन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कुछ भी किया, किंतु 20 वर्ष पश्चात उसे अपने करतूतों का फल चखना पड़ा जब सरदार उधम सिंह ने लंदन में उसे गोली से उड़ा दिया। मदनलाल धिंगरा, भगत सिंह, B.K. दत्त, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव उन वीरों में से है जिन्होंने विदेशी राज्यों को प्रकंपित किया। कुछ ने तो उस समय काम किया था जब महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। कुछ ने तब काम किया था जब गांधी जी कांग्रेस के वैधानिक आंदोलन के नेता थे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल और महाराष्ट्र से चलकर पंजाब तक पहुंच चुका था। जो लोग इस आंदोलन में काम करते थे वे ऐसे वैसे घरों के बालक न थे। वे पढ़े लिखे थे और संभ्रांत समाज से संबंध रखते थे। मातृभूमि की स्वतंत्रता की वेदी पर अपने सुख सुविधाओं में पले हुए जीवन की बलि देने वाले वे वीर सच्चे हुतात्मा थे। उन्हीं के रक्त से भारतीय स्वातंत्र्य मंदिर की नींव सींची गई है। लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया। महात्मा ने तो बने बनाए का लाभ प्राप्त किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1909 से 1935 तक विधान में जितने भी सुधार हुए वे क्रांतिकारी आंदोलन के कारण हुए। शांति की नीति पर चलने वाले लोग क्रांतिकारी आंदोलन को निंदनीय समझते थे। गांधी जी ने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारी आंदोलन की निंदा की। इसके विपरीत भारत की जनता हृदय से क्रांतिकारियों की सराहना करती रही। क्रांतिकारियों की तो एक ही नीति थी कि राष्ट्र को विदेशी विजेता के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। विजेता के साथ कोई संधि नहीं हो सकती। विदेशी अधिपत्य उसके लिए चुनौती है। क्रांतिकारी की दृष्टि में विदेशी राजा को यहां का नागरिक मानना या उससे संधि करना मूर्खता है। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति में शस्त्र प्रयोग की जितनी निंदा की, उतना ही क्रांतिकारी आंदोलन लोकप्रिय होता गया। ये बात मार्च 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन से स्पष्ट है। गांधी जी के कठोर विरोध के बावजूद भगत सिंह के उस साहस की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया, जो उन्होंने 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक कर दिखाया था। गांधी जी इस पराजय को नहीं भूले और कुछ मास पश्चात जब श्री गोगटे ने बंबई के गवर्नर हॉटसन पर गोली चलाई, तब उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कहा कि हॉटसन पर गोली चलाने का मुख्य कारण वो प्रशंसा का प्रभाव है जो कराची में भगत सिंह के लिए पास किया गया था। गांधी जी के इस कथन का विरोध श्री सुभाष चंद्र बोस ने उसी बैठक में किया। इसी से गांधी जी उनको अपना विरोधी समझने लगे। भारत की स्वतंत्रता में क्रांतिकारी दल को सर्वाधिक श्रेय है। जो लोग ये कहते हैं कि गांधी जी के परिश्रम से स्वतंत्रता मिली, वे केवल कृतज्ञता ही नहीं करते, प्रत्युत एक झूठा इतिहास बनाना चाहते हैं। 1895 के बाद स्वतंत्रता के युद्ध का सच्चा इतिहास उस समय तक नहीं लिखा जा सकेगा। जब तक सत्ता गांधीवादियों के हाथ में है, तब तक देशभक्त नवयुवकों के महान कार्य को अंधकार में ही रखा जाएगा। परंतु ये बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। राष्ट्राय स्वाहा।